इस तथ्य को छोड़कर कि उसका जन्म एक खड्ड में हुआ था जो गहरे चलता चलता पादप पर्वतों तक चला गया था और 3 के परिवार में से एक था। मैं उसके पूर्व इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानता। उस समय वह 1 वर्ष का हो चुका था जब एक माता चीतल के बोलने से आकर्षित होकर उसके पीछे जाते नवंबर मास में बहुत सवेरे सवेरे एक दिन मुझे उसके पदचिन्ह एक छोटे से नाले के रेतीले पाट में मिले, जिसे स्थानीय तौर पर पीपल पानी कहा जाता था। पहले मैंने सोचा कि यह अपनी मां की देखरेख में भटक गया है, परंतु जैसे सप्ताह के पश्चात सप्ताह होता गुजरता गया और आंखें पंथों पर उसके अकेले जाने के मार्ग दिखाई पड़ने लगे, तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रजनन काल निकट आ जाना ही उसके एकाकी पड़ जाने का पूर्णतः पर्याप्त एकमात्र कारण है। एक दिन ईर्ष्याय पूर्वक रखवाली किया। जरूरत पड़ने पर माता पिता की जान देकर रक्षित किया जाने वाला उससे अगले दिन प्रवाह में बहने के लिए छोड़ दिया जाता है। यह सभी जंगलवासियों की नियति होती है। यह अंतर प्रवसन रोकने के लिए प्रौति का तरीका है। सर्दियां उसने मोर, काकड़, छोटे सुअर और कभी कभार मिल गई तो मादा चीतल पर बिताई और अपना घर एक जमीन पर पड़े विशाल वन वृक्ष में बना लिया, जिसका पातन किसी प्रकट कारण के बिना ही करा दिया गया था तथा जो समय के प्रवाह और सेहियों के कारण खोखला बन गया था। यहीं वह मारे गए अपने अधिकांश शिकार लेकर आता और जब दिन ठंडे होते तो उसी वृक्ष के चिकने तने पर पड़कर धूप तापता, जहां उससे पहले कितने ही तेंदुए धूप ताप चुके थे। जनवरी का महीना काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका था जब मैंने उस व्याघ्र शावक को काफी पास से देखा। एक दिन शाम बिना किसी उद्देश्य को दृष्टि में लिए मैं बाहर निकला हुआ था कि मैंने एक कौवे की भूमि से ऊपर उठते और वृक्ष की शाख पर जाकर बैठते ही अपनी चोंच साफ करते हुए देखा। कौवे, गिद्ध और मैना सदा जंगल में मेरी दिलचस्पी के होते हैं और भारत तथा अफ्रीका दोनों में मारे गए बहुत सारे जानवरों को मैंने इन पक्षियों की मदद से ही खोज पाया था। प्रस्तुत अवसर पर कौवा मुझे पिछली रात घटी एक त्रासदी की जगह लेकर गया। एक चीतल मारी और अंशतः खा ली गई थी और उस जगह की तरफ आकर्षित होकर जैसे मैं भी आकर्षित हो गया था उस सड़क से जो वहां से कोई 15 गज की दूरी पर थी। जा रहे लोगों की एक टोली ने बची कुची चीतल को काट डाला था और उसके अवशेष उठा ले गए थे। वहां पर उस चीतल के वहां रह गए अवशेषों में हड्डियों के कुछ टुकड़े और थोड़ा सा जमा हुआ रक्त ही बचा था, जिससे अभी अभी कौवे ने अपना भोजन प्राप्त किया था। घने जंगल के अभाव और सड़क की नजदीकी ने मुझे यकीन दिला दिया था कि जिस जानवर ने इसे मारा था उसने इसका ले जाया जाना भी देखा था और वह यथासंभव जरूर इस पर लौटेगा। इसलिए मैंने उस पर बैठने का निर्णय किया और एक आलू बुखारे के पेड़ पर अपने को उतना आरामदेह बनाकर वृक्ष पर बैठ गया जितना उसके कांटों में रहते मैं हो सकता था। मेरे पाठकों, मैं आपसे किसी तरह की कोई क्षमा नहीं चाहता। यदि मारे गए शिकार पर बैठने की नीति शास्त्र वाला अत्यधिक विवादित विषय पर आपका मत मुझसे अलग हो। शिकार करने की मेरी अधिकांश मन खुश करने वाली स्मृतियों का केंद्र सूर्यास्त होने से पूर्व के उन 1-2 घंटों पर ही रहा जो मैंने प्रावतित मारे गए शिकार पर बैठकर किसी वृक्ष के ऊपर गुजारे हैं। ये स्मृतियां उस समय से शुरू होकर जब एक भरवा बंदूक लिए जिसमें तिड़की हुई नाल को फटने से बचाने के लिए बारूद ठोक कर भरने का गज पीतल की तार से उसी के साथ बांधा रहता था, मैं तेंदुए द्वारा मारे गए एक लंगूर की लाश पर उसी तेंदुए को मारने के लिए बैठा था। उस समय तक जाती है जब थोड़े ही दिन हुए मैं अत्यधिक आधुनिक राइफल अपने घुटने पर रख एक शेरनी और 2 पूरी तरह जवान हो चुके बच्चों को सांभर को खाते हुए देखने में लगा था, जिसे उन्होंने मिलकर मार लिया था और कोई विजयोपहार प्राप्त न कर पाने पर भी अपने को कुछ घाटे में रह गया नहीं मानता। यह सच है कि वर्तमान अवसर पर मेरे नीचे कोई मरा हुआ शिकार नहीं है
परंतु इसके लिए जो कारण बताए गए हैं उनसे मेरी गोली चलाने के अवसर पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। जंगलवासियों को आकर्षित करने के लिए रक्तसो की धरती में काफी गंध वर्तमान है और इस बुढ़े सफेद मूछे वाले सुअर को ही साक्ष्य स्वरूप देखिए, जो पिछले 10 मिनट से शांत स्वभाव से जड़ें खोदने में लगा हुआ है और अचानक रक्त सनी हवा की रेखा में आते ही कड़ा बनकर सावधान हो गया है। उसने अपना थूथन ऊपर उठा लिया है और इस तरह से चला आ रहा है जैसे कोई सुअर ही थूथन को उपयोग में ला सकता है, और उससे वह इतना ज्यादा जान जाता है जितना उस भूमि से मुझे पता नहीं चल पाया, जिस पर जानवरों के आने जाने का मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। आगे बढ़ने का उसका ढंग थोड़ी सी दूर दाएं तरफ टहलकर हवा में वापस लौट आना, प्रत्येक पैंतरे के साथ कुछ गज निकटतम आते जाना सूचित कर रहा है कि चीतल को शेर ने मारा था। एक बार फिर यह निश्चित करके कि अब यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं बचा रह गया है, अंततः तुल की चाल से चलता हुआ वह दृष्टि से ओझल हो जाता है। 2 चीतल, दोनों के सींग इस समय मखमली है, अब प्रकट होते हैं और इस तथ्य के कारण कि वे ऊपर से नीचे की तरफ चल रही हवा में आ रहे हैं और उस रक्त सनी जगह की ओर बढ़ रहे हैं, यह स्पष्ट है कि रात वाली त्रासदी के वे साक्षी रहे हैं। बारी बारी से जमीन सूखते हुए अथवा एकदम भाग पड़ने के लिए प्रत्येक मांसपेशी का कड़ा बनाए दृढ़ता से खड़े हुए वे अपनी उत्सुकता शांत करते हैं और जिधर से आए थे उसी रास्ते उधर वापस चले जाते हैं। उत्सुकता मानव का ही एक अधिकार नहीं है। बहुत सारे जानवरों का जीवन इसी में उलझने के कारण कटकर छोटा हो जाता है। छाया को देखकर कुत्ता परांडा छोड़कर भौंकने बाहर निकलता है। एक हिरन अपना झुंड छोड़कर हवा में हिल तक न रही घास के गुच्छे का सही सही पता लगाने के लिए बाहर जाता है और घास में बैठे प्रतीक्षा करते तेंदुए को उसका भोजन मिल जाता है। सूर्य शीत ऋतु रेखा के पास आता जा रहा है कि दाएं तरफ सामने हुई एक हलचल ध्यान आकर्षित करती है। क्षुद्र रोवन की पच्चर के दूर वाले सिरे पर 2 झाड़ियों के बीच वाली खुली जगह को किसी जानवर ने पार किया है। यह पच्चर या फन्नू मेरे वृक्ष से 30 गज की दूरी पर खत्म हो जाता है। तब मेरी तरफ वाले सिरे में झाड़ियां अलग अलग फट जाती हैं और खुले में बाहर निकलता हुआ बिना दाएं या बाएं दृष्टिपात किए शेर शावक आगे बढ़ता है, सीधे उसी जगह जहां उसका मारा शिकार रहा था। वह जाता है और आशा भरी दृष्टि की जगह निराशा छा जाती है। जब उसकी समझ में आता है कि जो चीतल उसने संभवतः घंटों धैर्यपूर्वक उसका पीछा करते रहने के बाद मारी थी वह वहां से जा चुकी है, हड्डियों के टुकड़े और जमे हुए रक्त को वह छोड़ देता है और उसका ध्यान वृक्ष के उस ठूंठ पर केंद्रित हो जाता है जिसका उपयोग कुछ समय पहले मांस काटने के काष्ठ खंड की तरह किया गया था और जिस पर मांस के कुछ छोटे टुकड़े अब भी चिपके हुए हैं। इन जंगलों में आग्नेयास्त्र लेकर चलने वाले व्यक्ति केवल मैं ही नहीं हूं, इसलिए यदि इस शावक को बड़ा होकर शेर बनना है तो यह जरूरी है कि उसे सिखाया जाए कि दिन के उजाले में मारे हुए शिकार पर लापरवाही से बैठने में खतरा होता है। एक छर्रे फेंकने वाली बंदूक और डस्ट शॉट में मेरा प्रयोजन अधिक अच्छी तरह से सिद्ध हो जाता, परंतु इस बार यह काम राइफल को करना पड़ेगा और जैसे ही वह ठूंठ को सूखने के लिए अपना सिर उठाता है मेरी गोली उसके नाक से 1 इंच की दूरी पर जाकर उस कड़ी लकड़ी से टकराती है। आगे आने वाले वर्षों में केवल एक बार ही शावक ने इस पाठ को बुलाया था। अगली सर्दियों में मैंने उसे कई बार देखा। उसके कान अब उतने बड़े नहीं लगते थे और उसके बच्चों जैसे बालों की जगह भली भांति बनी पट्टियों वाली पीलापन लिए लाल रंग की बढ़िया बालों वाली खाल आ गई थी। खोखला वृक्ष उसके सही अधिकार वाले स्वामियों तेंदुए के जोड़े को दिया जा चुका था और पात पर्वतों के किनारे खड़े क्षुद्र रोवन की घनी मेखला के अंदर नया निवास खोज लिया गया था तथा
पाल सांभर उसकी भोजन तालिका में जुड़ चुका था। उससे अगली सर्दियों पहाड़ी से प्रतिवर्ष यथा नियम नीचे उतर कर आने पर उसके परिचित पगचिन्ह मुझे आकेट पथों और पानी पीने की जगह पर दिखाई नहीं दिए, और सप्ताह तक मैं सोचता रहा कि उस शावक ने अपने घूमते रहने की पुरानी जगह छोड़ दी है और वह दूर आगे कहीं चला गया है। एक सवेरे तब उसकी अनुपस्थिति का कारण समझ में आ गया, क्योंकि उसके आने जाने के रास्ते के साथ साथ बगल में उसके छोटे या लंबे भी उसके जोड़े के आवागमन चिन्ह दिखाई दिए। शावक अब पूरा शेर बन चुका था। उस दिन सूर्योदय से पहले ही मैं एक राम हरिण को मारने का प्रयत्न करने निकल पड़ा था, जो उसी पात पर्वत पर चल रहा था, और अग्नि रक्षण पथ से लौटते समय मेरा ध्यान एक गिद्ध ने खींच लिया था, जो एक मुर्दा अंग के लिए शाल वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ था। इस पक्षी की पीठ मेरी तरफ थी और उसका मुंह क्षुद्रो वन के एक छोटे से विस्तार की तरफ था, जिससे आगे घना जंगल था। जमीन पर भारी ओस पड़ी हुई थी और बिना कोई आवाज किए मैं वृक्ष तक पहुंच गया और इधर उधर चारों ओर देखने लगा। मारे सांबर का एक सींग नीचे झाड़ियों से ऊपर निकला हुआ था। यह मरा हुआ ही होना चाहिए था, क्योंकि कोई जिंदा हिरण इस दशा में पड़ा हुआ नहीं रह सकता था। सुविधाजनक काई ढकी चट्टान ने मेरे रबल तल्लों वाले जूते पहने पांवों को चुपचाप और सुरक्षित टिकाने में काम दिया, और जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो पूरा सांभर मेरी दृष्टि में आ गया। उसका पिछवाड़ा खा लिया गया था और उस मारे हुए शिकार की दोनों तरफ वह जोड़ा था। शेर दूर वाली तरफ था तथा उसकी पिछली टांगें ही दिखाई पड़ रही थी। दोनों शेर सोए हुए थे 10 फुट सामने से, ताकि एक टूटी शाखा बीच में ना आ जाए, और 30 फुट बाएं तरफ जाने पर मुझे शेर की गर्दन पर निशाना साधने का मौका मिल गया। परंतु छिपे छिपे उनके पीछे जाने की योजना बनाते समय मैं उस मौन दर्शक को भूल गया था। जहां मैं खड़ा था वहां से तो मैं उसे दिखाई नहीं देता था, परंतु 10 फुट की यह दूरी पूरी कर पाने से पहले मैं उसकी दृष्टि में पड़ गया, और मुझे अपने इतने निकट पाकर वह डर गया तथा अपने पंख फड़फड़ाता वे पेड़ पर अपने बैठने की जगह से उड़ा, परंतु अपने ऊपर की एक शाखा से लटकी हुई एक पतली बेल को ऐसे करते समय देख पाना वह भूल गया, जिससे वह टकरा गया और बहुत बेइज्जती के साथ जमीन पर आकर गिरा। शेरनी उठे और एक क्षण में छलांग लगा मारा गया शिकार और अपने जोड़े को पार करती हुई वहां से 9-11 हो गई, और शेर भी उसके साथ साथ जाने में कुछ धीमा नहीं रहा। निशाना साधना संभव हो सकता था, परंतु बहुत जोखिम भरा था, क्योंकि आगे घना जंगल था जिसमें जख्मी हुए जानवर को सभी लाभ उपलब्ध हो जाते हैं। उन लोगों को जिन्होंने इसका कभी प्रयास करके नहीं देखा, मैं अपने मारे शिकार के पीछे छिपे छिपे जाते तेज हुए और शेर का पीछा करने की सिफारिश सबसे बढ़िया आखेट विनोद के रूप में कर सकता हूँ, परंतु गोली चलाने का निशाना लेने में बहुत सावधानी बरती जानी चाहिए, क्योंकि यदि जानवर उससे एकदम नहीं मरेगा या वहीं खड़ा रहेगा तो खासी मुसीबत जरूर पल्ले बढ़ जाएगी। 1 सप्ताह पश्चात शेर ने पुनः अपना कुमार जीवन आरंभ कर दिया। उसकी प्रवृत्ति में अब परिवर्तन आ गया था। अब तक अपने मारे शिकार पर मेरे आने पर वह कोई आपत्ति नहीं किया करता था, परंतु अपने जोड़े के चले जाने के बाद उसकी पहली घसीटन का जब मैंने पीछा किया तो मुझे बड़े साफ तौर से यह समझा दिया गया कि भविष्य में इसके लिए कोई आज़ादी नहीं लेनी दी जाएगी। बहुत पास से किसी शेर की नाराज की भरी गुर्राहट, जिससे ज़्यादा भयभीत करने वाली कोई आवाज़ जंगल में सुनाई नहीं देती, को सुनकर ही अच्छी तरह से उसे समझा जा सकता है। मार्च के शुरू में इस शेर ने पहली बार भरी पूरी भैंस को मारा। एक शाम मैं पात पहाड़ियों के पास ही था कि भैंस की पीड़ा भरी रंबाहट
और उसके साथ मिली हुई शेर की नाराजगी भरी दहाड़ पूरे जंगल में सर्वत्र गूंज गई। आवाज आने के स्थान का अंदाजा मैंने अपनी जगह से करीब 600 गज दूर खड्डे में होने का लगाया। वहां जाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उसे बिखरी हुई चट्टानों के ऊपर होते तथा कटीली झाड़ियों के अंदर से निकलते हुए करना पड़ता था। और जब मैं सरक सरक कर एक ढलवा मंगरे पर चढ़ गया जहां से खड्ड दिखाई पड़ रहा था, तो भैंस का संघर्ष समाप्त हो चुका था और शेर वहां कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। 1 घंटे तक मैं राइफल के घोड़े पर अपनी उंगली दबाए 1 घंटे तक मैं राइफल के घोड़े पर उंगली रखे शेर का कुछ भी कहीं न दिखाई देते हुए वहीं पड़ा रहा। भोर होने पर अगले दिन फिर मैं सरक सरक कर उस मंगरे पर चढ़ा तो देखा कि भैंस वैसे की वैसी पड़ी हुई है जैसे उसे छोड़कर मैं गया था। मुलायम जमीन खुरों और पंजों से फटी पड़ी थी और संघर्ष की जान लड़ा देने वाली प्रकृति का साक्ष्य दे रही थी कि जब भैंस के पुट्ठे की नस टूट गई तभी जाकर शेर उस लड़ाई में जो 10 से 15 मिनट तक चली उस भैंस को नीचे गिरा पाने में अंततः सफल हो पाया था। शेर के जाने का रास्ता खड्ड के आर पार होकर जाता था और उसका अनुसरण करते हुए मुझे बहुत सारा रक्त लंबाई में एक चट्टान पर लगा हुआ और उससे 100 गज और आगे जाने पर एक गिरे हुए वृक्ष पर फिर उसी तरह से रक्त पुता हुआ मिला। भैंस के सींग से लगा हुआ घाव शेर के सिर में था और यह इतना अधिक गंभीर था कि शेर की अपने मारे हुए शिकार में कोई रुचि नहीं रह गई थी और वह उस पर कभी लौट कर आया ही नहीं। 3 वर्ष बाद शेर शावक रहते हुए मिले पाठ की उपेक्षा करके। इसका कारण यह भी रहा हो सकता है कि शेरों का शिकार खेलने का यह आखेड़बंद काल था। असावधानीवश वह उस मारे हुए शिकार पर लौटा जिस पर एक जमींदार और उसके आदमी रात को बैठे थे और उसके कंधे में गोली लगी जिससे हड्डी टूट गई। उसका पीछा करने का कोई प्रयास नहीं किया गया और 36 घंटे बाद उसके घाव पर मक्खियों का झुंड आ जुड़ा। निरीक्षण बंगले के कंपाउंड के अंदर से लंगड़ाते हुए उसने एक पुल पार किया जिसके दूर वाली तरफ किनारे पर बसे हुए मकानों की दोहरी कतार थी जिनमें रहने वाले लोग अपने अपने घरों के दरवाजे पर खड़े उसे वहां से गुजरते हुए देख रहे थे। फिर वह 4 दीवारी से घिरे हुए एक कंपाउंड में घुसा और उसके खाली गोदाम पर कब्जा करके बैठ गया। 24 घंटे बाद संभवतः पड़ोसी गांव से उसे देखने को आ गए लोगों की इकट्ठा हुई संख्या से डरकर वह कंपाउंड से उसी रास्ते से जिससे वह उसमें घुसा था बाहर निकला, हमारा फाटक पार किया और हमारे गांव के निचले किनारे की तरफ चला गया। हमारे एक किराएदार का बैल पिछली रात मर गया था और उसे घसीटकर गांव के किनारे ले जाकर कुछ झाड़ियों में डाल दिया गया था। शेर ने उसे ढूंढ लिया और वह कई दिनों तक वहीं बना रहा और अपनी प्यास सिंचाई नालियों में आते पानी से बुझाता रहा। जब 2 महीने बाद पहाड़ से उतरकर हम नीचे आ गए तो यह शेर छोटे जानवरों, बछड़े, भेड़, बकरियां आदि को खाने पर पड़ा हुआ था जिन्हें वह गांव के बाहरी तरफ पकड़ लिया करता था। मार्च तक उसका घाव ठीक हो गया परंतु उसका दायां पांव अंदर की तरफ मुड़ गया। जंगल लौट जाने पर जहां वह जख्मी हुआ था उसने गांव के ढोर डंगरों को बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया और सुरक्षा की दृष्टि से वह प्रत्येक मारे गए जानवर का मांस एक ही बार खाता। इस तरह जितने जानवर वह साधारणतः मारता उससे 5 गुना जानवरों को मारने लगा। जिस जमींदार ने उसे घायल किया था उसके पास कोई 400 गाय बैलों का झुंड था और वही उसकी कार्रवाई से सबसे ज्यादा हानि उठा रहा था। उसके बाद आने वाले अगले वर्षों में वह आकार में उतना ही भारी बनता गया जितना अपनी प्रसिद्धि या कुख्याति में बढ़ गया था और मारने के लिए शिकारियों तथा अन्य लोगों ने भी कितने ही प्रयत्न किए।